तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास या तो टाइम नहीं रहता है रोज़ रोज़ जिम जाने के लिए, वो लोग रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेनर हायर नहीं करना है, जैसे पर्सनल ट्रेनर नहीं है उनके पास कोचिंग के लिए, और जनरल ट्रेनर जो होते हैं जिम में वो इतना अटेंशन नहीं देते हैं जनरल क्लाइंट को। जब तक आप पीटी नहीं लेंगे तब तक वो लोग पूरा अटेंशन नहीं देते हैं। और अगर आपको कार्ड बना के भी दिया है जिम में, जनरल कार्ड बना के देते हो एक्सरसाइज का, तो उसमें वो जो कार्ड में एक्सरसाइज मेंशन करेंगे वो पूरा डिटेल में नहीं होएगा, और वो सबके लिए सेम होता है। आप चाहे रेगुलर वर्कआउट करने वाले हैं, मेल फीमेल, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कोई हेल्थ इश्यू है नहीं है, आपका गोल क्या है, कुछ भी हो जाए सबके लिए सेम, क्योंकि जब तक आप उनको पीटी का फीस नहीं पे करेंगे तब तक वो सबके लिए सेम कार्ड बनाएंगे। ओके, तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ये जो वर्कआउट शेड्यूल हम बनाए आज, ये 10 ऐसी मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो फैट लॉस में भी हेल्प करता है और मसल गेन में भी हेल्प करता है, और सबसे फास्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कि अगर आपने समझो कोई भी एक्सरसाइज में 100% एनर्जी डाला है, आपने टाइम दिया, तो उसका आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 80-90% रिटर्न हो, ऐसा एक्सरसाइज आपको चूज करना है। ओके, आपको सिर्फ वो बायोमैकेनिक्स चेक करना है कि ये एक्सरसाइज कितना इफेक्टिव है। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है जिनको आप करते हैं लेकिन उसका जो रिटर्न मिलता है वो 10-15% है, क्योंकि उसका इफेक्टिवनेस इतना नहीं होता है। तो इसलिए हमने एक चार्ट बनाया है, ये 10 ऐसी टॉप इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। और जब भी आपको टाइम मिलता है, चाहे आप एक वीक में एक क्लास कर रहे हैं या 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, आपके ऊपर है। आपको ये एक बार ट्राई करके देखना कि आपको फैट लॉस में कितना हेल्प करता है। आप अपना सारा ट्रैक, अपना जो भी आप फिटनेस का स्कोर मार्किंग करके रखते हैं, उससे आप फिर 1 महीना फॉलो करके कंपेयर करिए कि समझो अगर आपका आपने इंच टेप से चेक किया है या वज़न चेक किया है या कपड़े से आपको डिफरेंस फील होता है, तो सारा मार्किंग करके रेस्टिंग हार्ट रेट और 1 महीना ये वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करके फिर आप नेक्स्ट मंथ चेक करिए, आपको डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। क्यों इफेक्टिव है उसके बारे में हम थोड़ा स्टेप करेंगे। ओके, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है, और ये मेक श्योर कि ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले आपको फुल बॉडी वार्म अप करना है। फुल बॉडी वार्म अप कैसे करना है उसका एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके देखेंगे तो आपको यही मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जिसमें फुल बॉडी वार्म अप स्टेप बाय स्टेप करना है। बहुत ज़रूरी है, वार्म अप करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वार्म अप के। वार्म अप के बाद में ही आपको करना है, और कोई पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू है तो आप ये एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अपने कोच को या जो भी रहेगा आपकी जिससे सब भी अपने हेल्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं, या उनकी अप्रूवल के बाद ही आप वो एक्सरसाइज चालू करिए अगर कोई पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू है तो। अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए ये आप कर सकते हैं। अभी देखिए, सबसे पहला जो है वो है स्क्वाट। ओके, स्क्वाट सबसे पहला क्यों है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। कंपाउंड मूवमेंट है, स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, आपके लेग्स के सारे मसल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, और एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमारा जो फैट लॉस होता है वो कितना होएगा, किस स्पीड से होएगा, और मसल मास कितना बढ़ेगा, ये जो मेन फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला है वर्कआउट का लेवल क्या, इंटेंसिटी लेवल ऑफ वर्कआउट। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका इंटेंसिटी कितना है। ओके, आपकी कैपेसिटी से कितना आप उसको कर पा रहे, परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे समझो अगर आप कोई भी चीज़ जैसे 10 किलो उठा सकते हैं, तो 10 किलो उठाने का आपका कैपेसिटी है, आप 2 किलो उठा रहे हैं, 4 किलो उठा रहे हैं, 6 किलो उठा रहे हैं, 8 किलो या पूरा 10 किलो, आपके ऊपर है। तो इंटेंसिटी जितना हाई रहेगा उतना आपका फैट लॉस जल्दी होएगा। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ डैमेज। आप जिस मसल को ट्रेन कर रहे हैं वो मसल कितना बड़ा है हमारी बॉडी में, राइट। तो जितने बड़े मसल को हम टारगेट करते हैं एक्सरसाइज के लिए उतना ही जल्दी फैट लॉस होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में अगर आप देखेंगे तो लेग्स के जितने भी मसल्स हैं वो सबसे वॉल्यूम में, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ह्यूज मसल्स हैं लेग्स में, लोअर बॉडी में। जैसे आपका लोअर थाई हो गया, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गया, अपर थाई हो गया, क्वाड्रिसेप्स, या ग्लूटियल ग्रुप हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ा मसल होता है।
फिर लोअर बॉडी के बाद में आप ऊपर आएंगे तो ऊपर बैक में जितनी भी पुलिंग वाली एक्सरसाइज हम करते हैं, लेटिसिमस डोर्सी बड़ा मसल है, फिर उसके बाद में ट्रेपेजियस वाला है, लोअर बैक है, ये मसल के बाद में फिर थर्ड नंबर पे आप पकड़िए पुशिंग वाला ग्रुप, जिसमें चेस्ट का मसल, फिर उसके बाद शोल्डर, फिर आर्म्स और सबसे लास्ट में एब्स, कोर मसल्स। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज देखना है कि बड़े मसल कौन कौन से हैं, मेन पुलिंग वाले, पुशिंग वाले और लोअर बॉडी के। इसलिए हमने एक्सरसाइज को उस तरीके से बनाया है कि आपको ये सबसे ज़्यादा हेल्प करे। कभी भी आर्म्स का वर्कआउट करके या एब्स का क्रंचेज करके, ज़्यादा से ज़्यादा क्रंचेज करके कभी भी फैट लॉस नहीं होगा, ना ही मसल गेन होगा, क्योंकि छोटा मसल्स को टारगेट करना और लो इंटेंसिटी के साथ वो हेल्प कभी नहीं करेगा। ओके, तो क्या करना है आपको, अपना जितना पोटेंशियल है उसके साथ में बड़े मसल को ट्रेन करना है। तो जैसे हमने स्क्वाट लिया यहाँ पे, तो स्क्वाट में आपके जितने भी बड़े मसल्स हैं लोअर बॉडी में सारे कवर हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए आपको स्क्वाट से स्टार्ट करना है। और जो फ्रेश एनर्जी रहता है, जब भी आपने अभी इनिशियली एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, क्लास स्टार्ट किया है, तो उस टाइम पे क्या एनर्जी एकदम टॉप पे रहता। तो जब आपका हाई एनर्जी रहेगा तभी आपको जो सबसे डिफिकल्ट वाला एक्सरसाइज है उसको कवर कर लेना है, ताकि जैसे जैसे एनर्जी ड्रॉप होता जाएगा वैसे एक्सरसाइज नीचे वाला लाइट होता जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना कि जो लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज है उसको हमने पहले कर लिया, फिर थक गए, फिर अब जो मेन एक्सरसाइज है जो सबसे डिफिकल्ट है वहाँ परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा, पाउंडेज ड्रॉप हो जाएगा, उधर हम उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया। ओके, तो जो लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज है उसके लिए थोड़ा एनर्जी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, दूसरा है डेड लिफ्ट। सो डेड लिफ्ट भी उतना ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जितना स्क्वाट है। ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम मसल ग्रुप काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है आपका स्पाइन के मसल्स और लोअर बैक से रिलेटेड, इसलिए हमको इसमें ऐड करते हैं। और ये दोनों फंक्शनल मूवमेंट में सबसे प्राइम मूवर्स होते हैं। हम जब फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, मतलब हमारी डेली लाइफ में जो भी मूवमेंट होता है वो इसका मिमिक्री यहाँ पे हम करते हैं। तो एक तरह से फंक्शनल ट्रेनिंग का एक पार्ट है, इसलिए हमको ऐड करना है। तो स्क्वाट और डेडलिफ्ट, फिर उसके बाद में स्टेप अप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है क्योंकि ये लेग्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तो जो ग्लूटियल ग्रुप है, जो ग्लूट्स वाला मसल है, उसमें 3 मसल का एक ग्रुप बनता है। तो जो मेन बड़ा मसल है वो दोनों यहाँ कवर होते हैं, लेकिन एक और उसके जो छोटे वाले 2 मसल हैं, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, उनका काम है बॉडी को स्टेबल करना, बैलेंस करना। तो वो यहाँ पे उतना एक्टिवली काम नहीं करता, डायरेक्टली ट्रेन नहीं होता। इसलिए हमको क्या करना, स्टेप अप करना है। स्टेप अप में वो मसल को ज़्यादा चैलेंज मिलता है, बैलेंस करने वाला स्टेप, एक पैर आपका एयर में रहेगा पार्शियली या फुल टाइम, तो वो मसल को ज़्यादा चैलेंज मिलता है। ओके, इसीलिए हमको ऐसा करना है कि पहले स्क्वाट किया, डेडलिफ्ट किया, फिर स्टेप अप किया। तो उसके बाद में हमको करना है लेग कर्ल। लेग कर्ल ये जिम में आपको मशीन मिलेगा और सीटेड लेग कर्ल रहेगा तो सबसे बेस्ट है। हर एक एक्सरसाइज के बारे में सीक्वेंस वाइज मैंने दूसरी प्लेलिस्ट में डाला, आप लेग्स की प्लेलिस्ट में, बैक की प्लेलिस्ट में और चेस्ट की पुशिंग वाला जो है चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर एक एक्सरसाइज का फॉर्म, टेक्निक, कितना रिपीट मारना है, किस लेवल पे करना है, सब आपको वहाँ डिटेल से मिलेगा। यहाँ पे हम रैंडमली देख रहे हैं कि कौन सी 10 ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। ये क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि सब जगह आपको अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे। इंटरनेट पर आप जाके देखेंगे तो सारे कोचेस डिफरेंट उनका ओपिनियन रहता है कि ये 10 एक्सरसाइज का उन्होंने पैकेज बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया, लेकिन वो इफेक्टिव है कि नहीं है वो आपको चेक करना। और कैसे चेक करेंगे वो ही हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि अगर आप समझो ये मैंने 10 एक्सरसाइज दी है, मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 एक्सरसाइज सबसे इफेक्टिव है, तो ये इफेक्टिव क्यों है, क्या उसके पीछे रीज़न है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो स्क्वाट हो गया, फिर डेडलिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद में स्टेप अप। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपका मेन जो डोमिनेंट मसल होता है वो आपका क्वाड्रिसेप, अपर थाइज और उसके बाद में ग्लूट्स, ग्लूटियल ग्रुप जो होता है ये उसको टारगेट करता है। अब लोअर थाई के लिए ये डोमिनेंट एक्सरसाइज हम लेग कर्ल वाला करेंगे, हैमस्ट्रिंग का। सिटेड लेग कर्ल सबसे इफेक्टिव होता है, वो नहीं है तो फिर वो लाइंग वाला लेग कर्ल। ओके, ये एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो इसके सेट्स, ये जितना तीनों के सेट मारेंगे ना उतना ही आपको इसका सेट मारना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जब लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो इनका समझो अगर स्क्वाट मार लिया, डेडलिफ्ट मार लिया या स्टेप अप कर लिया, लंजेस कर लिया, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, हिप थ्रस्ट, सारा एक्सरसाइज करते हैं, सब में एक ही मसल काम कर रहा है।
एक मसल ग्रुप काम कर रहा है, ग्लूट्स और ये, लेकिन लोअर थाई का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली कहीं नहीं हो रहा है, जबकि ये जितने बड़े मसल है उतना ही बड़ा ये मसल है। तो अगर आपने अपना 60-70% एनर्जी यहीं पे ड्रेन कर दिया है तो इसमें परफॉर्मेंस नहीं होएगा बराबर। तो क्या होएगा, थाइज का आगे वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और पीछे वाला जो लोअर थाई है वो एकदम फ्लैट रहेगा। तो आपका लेग्स का शेप कैसे हो जाएगा, ऐसा, पीछे से फ्लैट और आगे से ऐसा बास्केटबॉल जैसा, ये देखिए आप, ठीक है। तो लेग्स का एक्चुअल में जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ऐसे शेप में होना चाहिए, पीछे का थाई और आगे का थाई बराबर डेवलप। तो वो कभी पॉसिबल है जब आप पीछे वाले थाइज के लिए ये एक्सरसाइज को भी उतना ही ट्रेन करेंगे। तो आपको क्या करना है, अननेसेसरी लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज में एनर्जी और टाइम नहीं डालना है। आपको क्या करना है, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, हिप थ्रस्ट, ये सब स्किप करना है और वो सारा एनर्जी इसमें डालना। तो समझो अगर आपने स्क्वाट का यहाँ पे 5 सेट कर लिया है, ओके, और डेड लिफ्ट का भी आपने 5 सेट कर लिया और स्टेप अप का आपने समझो 2 से 3 सेट कर लिया, तो ये लेग कर्ल का आपको मिनिमम 10 सेट करना है, ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो लेग कर्ल का ज़्यादा सेट करना है और ये सब एक दूसरे के साथ में इनडायरेक्टली डायरेक्टली ट्रेन हो रहा है, लेकिन ये साइड वेज में, ये ऑपोजिट साइड का मसल है, ओके, ये वहाँ डायरेक्टली ट्रेन नहीं होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा सेट लेना है। इस तरह से आपको वर्कआउट का शेड्यूल बनाना है कि पहले आपने स्क्वाट कर लिया, डेडलिफ्ट कर लिया, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि समझो आपने पहले फर्स्ट टाइम जब ये क्लास करें, ये वाला सेशन कर रहे हैं, तो आप स्क्वाट या डेडलिफ्ट से स्टार्ट करें। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप लेग कर्ल से स्टार्ट करेंगे, तो लेग कर्ल का फिनिश करके फिर ये वाला करेंगे। तो इसको ऐसे बदलते रहना है, एक क्लास में ये किया फिर दूसरी क्लास में ये किया, तो क्या होगा, ये भी उतना ही डोमिनेंट रहेगा जितना ये वाला मसल ग्रुप है, ओके। तो ये आपके लोअर बॉडी के सारे मसल्स को कवर कर रहा है, ओके। काप मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि काप एक तो छोटा मसल होता है, इतना इफेक्टिव उसमें फैट लॉस या मसल गेन का कोई चांस। दूसरा क्या है, जब भी हम डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटी करें उसमें काप का इन्वॉल्वमेंट है। और इसके बाद जो एरोबिक एक्सरसाइज हम करते हैं, क्योंकि एक दिन आपका ट्रेनिंग रहेगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने मेंशन किया कि ये क्लास के बाद में जो अगला क्लास रहेगा उसमें आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना, तो उसमें एरोबिक एक्सरसाइज में आपका काप मसल का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हमने स्पेसिफिक वो डाला नहीं है, ओके, ताकि ये शॉर्ट हो और मोस्ट इफेक्टिव हो, ओके। ये हो गया लेग्स का। फिर उसके बाद में हम आते हैं बैक पे। तो बैक में 2 ही मेन मसल होता है, जो लोअर बैक है आपका और स्पाइन वाला, वो तो यहाँ कवर हो गया, ओके। और डेड लिफ्ट जो है वो लेग्स का पार्ट है, लेग्स के मसल और ये सेम मसल, इसलिए मैंने इसको लेग्स में डाला। फिर उसके बाद में आप देखिए लेट पुल डाउन है, तो लेट पुल डाउन में अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है और आप पुलअप्स कर सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ओके। पुलअप्स अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं कर सकते तो लेट पुल डाउन है, ठीक है। लेट पुल डाउन भी आपको अच्छा दबा के, मतलब 5 सेट कम से कम आपको लेट पुल डाउन का करना है। तो बैक वाले मसल ग्रुप में लेट पुल डाउन बड़ा मसल है, पहले लेट पुल डाउन का कवर करेंगे, फिर उसके बाद में शोल्डर श्रग्स करेंगे। ट्रेपेजियस वाला पार्ट है, ये बैक का सेकंड बिगेस्ट मसल है, तो ट्रेपेजियस के लिए शोल्डर श्रग्स करेंगे। इसमें आपका कितना कैपेसिटी जो भी रहेगा, डंबल से हमेशा बेटर रहता है बारबेल के कंपैरिजन में, लेकिन हर जिम में उतने बड़े डंबल्स होते नहीं, तो पहले आप डंबल से करेंगे, जब आपका मैक्स लिमिट पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद में हम बारबेल पे स्विच कर सकते हैं। तो बैक वाले पार्ट में एक तो आपका पुलिंग हो गया, इसमें भी बहुत सारा अलग अलग एक्सरसाइज होता है। पुलिंग में आप सीटेड कर सकते हैं, वन आर्म कर सकते हैं, स्ट्रेट पुल डाउन कर सकते हैं, पुल और डंबल पुल और बेंच पे कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो आपको क्या करना है, लेट पुल डाउन या तो पुलअप्स, क्योंकि लेट पुल डाउन या पुलअप्स में 180 डिग्री का मूवमेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होगा। जितना ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन उतना ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन। बाकी एक्सरसाइज में 90 डिग्री खुलता है आपका एंगल, ये वाला शोल्डर में, तो 90 डिग्री पुलिंग में और 180 डिग्री पुलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल ट्रेनिंग हो रहा है। इसलिए आपको ये वाला मूवमेंट करना है, चाहे वो पुलअप्स वाला मूवमेंट रहे चाहे लेट पुल डाउन वाला मूवमेंट रहे, ओके। शोल्डर श्रग्स हो गया, तो ये अपना बैक कवर हो गया। फिर उसके बाद में हम आते हैं पुशिंग वाले पे, तो इसमें चेस्ट प्रेस हो गया। तो चेस्ट प्रेस में आपको सारा कवर करने की जरूरत नहीं है, आपने डिक्लाइन भी किया, इंक्लाइन भी किया, फिर आपने फ्लैट भी किया और आपने पैक डेक भी किया, केबल भी किया, पुशअप भी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये 10 एक्सरसाइज एक ही क्लास में कवर करना है। तो आप कोई भी एक पुशिंग वाला ले लीजिए, नॉर्मली आप फ्लैट बेंच वाला लीजिए, उसमें आप चाहे डंबल लीजिए, बारबेल लीजिए। डंबल ज़्यादा बेटर होता है बारबेल के कंपेरिजन में, लेकिन आपके ऊपर है कि आप या तो उसको अल्टरनेट घुमा सकते हैं, एक बार बारबेल लिया, एक बार डंबल लिया, एक बार आपने फ्लैट किया, एक बार डिक्लाइन किया, ओके। तो कोई भी एक आपको पुशिंग वाला एक्सरसाइज लेना है, क्योंकि ये थर्ड वाला बिगेस्ट मसल ग्रुप हो गया लेग्स और बैक के बाद में।
उसके बाद में क्या करना है, शोल्डर ओवरहेड प्रेस, ये वाला डंबल के साथ में या तो बारबेल के साथ में। शोल्डर ओवरहेड प्रेस में क्या होगा, पूरा ऑल ओवर बॉडी के ऊपर लोड आ रहा है, कोर मसल को भी चैलेंज मिल रहा है। और बैठ के नहीं करना ये वाला, बैठ के करेंगे तो आपके स्पाइन पर ज़्यादा लोड आएगा, इसलिए हमेशा खड़े होकर करना है। कौन सा बेटर है, बैठ के करना है, खड़े होकर करना है, क्यों बैक के लिए अच्छा नहीं है बैठने वाला, वो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका। तो यहाँ पे हम रैंडमली इतना समझना है कि आपको चेस्ट के बाद में शोल्डर ओवरहेड प्रेस वाला एक्सरसाइज करना जो पूरी बॉडी के मसल्स को चैलेंज करता है, वो भी फैट लॉस में हेल्प करता है और मसल गेन में भी हेल्प करता है। फिर इसके बाद में आ गया शोल्डर लेटरल रेज, ये वाला साइड से उठाने वाला, क्योंकि ये भी शोल्डर का एक पार्ट है और जितने भी मसल्स है वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेन होते हैं जब हम ऐसे शॉर्ट शूट में वर्कआउट प्लान करते हैं। लेकिन ये साइड वाला एरिया, यहाँ पे ये मूवमेंट जो है ना कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए मसल को ट्रेन करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक ऐड किया है। तो आपको साइड लेटरल रेज करना, ये वैसा ही है जैसा लेग कर्ल है कि लेग कर्ल इनके साथ कहीं डायरेक्टली ट्रेन नहीं कर पा रहे हम तो इसका ज़्यादा सेट लिया, वैसा ही आपको इसके साथ में भी इसका कम से कम 10 सेट लेना है। और ये शोल्डर का ब्रॉडनेस दिखाता है, एस्थेटिक लुक के हिसाब से भी ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना चेस्ट का और शोल्डर का। आर्म्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप चेस्ट करें, प्रेस करें तो आपका ट्राइसेप काम कर रहा, पुलिंग करें तो बाइसेप काम कर रहा है, ओके। फिर एक आपको क्रंचेज वाला कोई भी एक्सरसाइज लेना है, जैसे फॉरवर्ड क्रंच करें या लेग रेजेस कर रहे हैं। क्रंचेज में भी आपका इंटेंसिटी अच्छा खासा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 50, अगर आप 50 क्रंचेज मार रहे हैं तो 50 की बजाय आप उसमें इंटेंसिटी बढ़ाएं एंगल चेंज करके, ठीक है। तो ये आपको क्रंचेज का आप पकड़ लीजिए 5 से 6 सेट, ठीक है, 5 to 6 सेट इसका हो जाएगा। और इसका ज़्यादा करना 10, फिर इसका भी आपने 5 सेट कर लिया समझो, और शोल्डर ओवरहेड का भी आपने 4 से 5 सेट कर लिया, ओके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक 2 सेट अगर आपका ऊपर नीचे, समझो मैंने यहाँ पे 5 मेंशन किया, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि 5 ही करना है, आप एक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके शेड्यूल के हिसाब से कि आपके पास कितना टाइम बचा है और कितना फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप हफ्ता में 2-3 बार कवर कर पा रहे हैं सेम एक्सरसाइज, तो ऊपर नीचे भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन अगर आप समझो 5-6 दिन का गैप हो गया आए हैं और आप अच्छा सा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना चाहते हैं तो एक सेट बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना सेट मारना है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गई 10 एक्सरसाइज, ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज जो आपका पूरी बॉडी के मसल्स को कवर करता है, पूरी बॉडी का ऑल ओवर डेवलपमेंट करेगा, फैट लॉस में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा और मसल गेन करने में भी साइमल्टेनियसली आपका इधर भी फैट लॉस भी हो रहा है और मसल गेन भी हो रहा है। नॉर्मली जो वर्कआउट प्लान रहता है उसमें क्या होगा, अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा, फैट बढ़ता जाएगा, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो मसल लॉस भी होएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया आपका एक सेशन का 10 इफेक्टिव एक्सरसाइज, फैट लॉस के लिए भी, मसल गेन के लिए भी, ऑल ओवर परफॉर्मेंस के लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लास करेंगे, चाहे आप वीक में आपको 2 दिन मिल रहा है, 4 दिन मिल रहा है, 6 दिन मिल रहा है, आपके ऊपर है। एक बार आपने अगर वेट ट्रेनिंग कर लिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपका क्लास रहेगा, चाहे वो नेक्स्ट डे रहे, चाहे 2 दिन बाद रहे, आपको एरोबिक करना है। एरोबिक एक्सरसाइज जो होता है, जिसमें एरोबिक का मतलब होता है जिसको आप ज़्यादा लंबे टाइम तक परफॉर्म कर रहे हैं। वेट ट्रेनिंग क्या होगा, आप 1 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट ज़्यादा, मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्सरसाइज आप 3 मिनट से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब वो एरोबिक एक्सरसाइज है। एरोबिक एक्सरसाइज के एग्जांपल आप देखिए, जैसे आउटडोर एक्टिविटी, बाहर आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिम के अंदर ट्रेडमिल या क्रॉस ट्रेनर, आर्क ट्रेनर, डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट वाले एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट होते हैं वो कर रहे हैं। या फिर आप जैसे यहाँ पे देखिए डांसिंग कर रहे हैं, कोई भी डांस क्लास किया आपने, स्विमिंग किया, फंक्शनल ट्रेनिंग, स्कीपिंग रोप किया, या फिर आप माउंटेन क्लाइंबिंग और साइकिलिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज का एक पार्ट है। ये डोमिनेंटली क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और अपना जो हार्ट का जो हेल्थ होता है उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है। ये डोमिनेंटली उसके लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है। और ये जो होता है मस्कुलोस्केलेटल के लिए, तो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो मसल मास और बॉडी के पोस्चर में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ये वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कितना अच्छा वेट उठाएं, कितना हेवी वेट लिफ्ट करेंगे, कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे वेट ट्रेनिंग में, ये डिपेंड करता है कि आपका एरोबिक का लेवल कैसा है, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है, आपका कितना स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन हो रहा है, आपका
बॉडी को जो वर्किंग मसल्स है उसको कितना अच्छे से न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, वो ये डिसाइड करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पतले कांडी जैसे दिखते हैं, तो उनको लगता है कि उनको कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ वेट ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है। इंसान कैसा भी कितना भी दिख रहा दुबला पतला, उनको ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस फील होगी। क्योंकि जो सिस्टम है इसमें काम कर रहा है उसको अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो वो डेवलप नहीं होगा। और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों अगर ये वीक रह जाएगा तो फिर इधर आपका परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव होगा। दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक बार ये क्लास करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ये क्लास करेंगे, फिर वापस ये करेंगे। तो अगर आप समझो आपके पास इनफ टाइम है तो आप एक वीक में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 दिन ट्रेनिंग किया अल्टरनेट और 3 दिन आपने एरोबिक किया। इतना टाइम नहीं है तो आप 2 बार करिए, ठीक है। जैसे एक बार आपने वेट ट्रेनिंग कर लिया और नेक्स्ट टाइम आपने कार्डियो से रिलेटेड कर लिया, फिर वापस से रिपीट कर लिया। तो या तो 3 बार रिपीट करेंगे एक वीक में, एक दिन का रेस्ट करेंगे, या फिर 2 बार रिपीट करेंगे या 1 टाइम रिपीट करेंगे। आपके ऊपर है कि आपका शेड्यूल कितना टाइट है, कितना टाइम है आपके पास। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो इतना सबको ध्यान में रखना। वीक में एक आध बार आपको रेस्ट करना है, क्योंकि जब भी आप चाहे एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब में आपका हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो सब जगह काम कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए उसको रिकवरी के लिए। इसलिए हमको वीक में एक आध दिन ऐसा देना है जब आपका हार्ट एकदम रेस्ट करा हो, किसी भी तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा हो। उस टाइम पे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग में क्योंकि हार्ट रेट बढ़ता नहीं, एलिवेट नहीं होता है, तो आप स्ट्रेचिंग वाला एक्टिविटी कोई भी कर सकते हैं, पर एक्सरसाइज किसी भी टाइप का नहीं करेंगे। हफ्ता में एक बार आपको रेस्ट करना है, ओके। तो ये हो गया अपना एक टॉप 10 मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज का एक ऐसा पैकेज है जो कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है, अनलेस उसको कोई हेल्थ इश्यूज है। अदरवाइज कोई भी मेल फीमेल सीनियर सिटीजन या फिर यंग गाय कोई भी रहेगा, उनको अगर टाइम के हिसाब से अपने पास कम टाइम है और अच्छा सा परफॉर्म करना है तो ये सेलेक्टेड एक्सरसाइज करके आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपना फिटनेस स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब रिपीटेशन का कैसा रहेगा, देखो सेट तो मैंने बता दिया कि इतना सेट रहेगा, इसमें ऊपर नीचे चलेगा। रिपीटेशन में कैसा, अगर आप बिगिनर है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जिम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, नया आपने स्टार्ट किया, तो क्या करेंगे आप 15 या उससे ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे। 15 से 20 पकड़ लीजिए, 15 प्लस पकड़ लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा ना, अपने को फॉर्म टेक्निक सीखने में ज़्यादा हेल्प करेगा। रिपीटेशन जो होता है वो मेनली जो है फॉर्म टेक्निक सीखने के लिए काम आता है। अगर आपका किसी एक्सरसाइज में अच्छा ग्रिप, अच्छा पकड़ है, अच्छे से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, तो आप उसमें कम रिपीटेशन करके अपना इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप समझो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, 3 महीना 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर आप रेपिटेशन कम कर देंगे और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। जितना रेपिटेशन कम होएगा उतना इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो फिर आपको 5 रिपीटेशन से भी काम चल जाएगा, 4-5 रिपीटेशन भी मारेंगे तो भी चलेगा, और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप जब भी ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी हेल्थ इश्यू रहेगा तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले आप एडवाइस लीजिए, उनका अप्रूवल लीजिए, फिर ये चालू करिए। अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप बिंदास ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आप जिस लेवल पे उसी हिसाब से आपको रेपिटेशन चूज करना है, और एक्सरसाइज का सीक्वेंस एक बार ये किया, दूसरी बार ये किया, ऐसा करके। ओके गाइज, तो ये स्पेशल पैकेज है, आप ट्राई कीजिए एक बार फॉलो करके और देखिए, मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपको चेंजेस लग रहा है, या आप जो पिछले 1 साल 2 साल से जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उससे क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है। ओके गाइस, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम उस पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।